जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वॉर है, ठीक है? जहाँ से ब्रिटिशर्स का कह सकते हैं कि रास्ता खुल गया पूरे तरीके से, एकदम अकेले बन गए जो राज करने वाले थे। गाइस इससे पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने देखा कैसे पोर्तुगीज़ का एडवेंट हुआ, कैसे यूरोपियंस आए, रास्ता ढूँढा, देन धीरे-धीरे कैसे उन्होंने मुगल का फेवर लॉस किया और धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पे आ गए। फिर डच आए, देन उसके बाद ब्रिटिशर्स आए एंड एट द एंड फ्रेंच आए। फिर लास्ट में बचे कौन? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, जो आपस में लड़ने-भिड़ने लगे। उनका रीज़न क्यों था? अब आप ही सोचो यार, आप 2 दोस्त हो, आप लोगों के घर में बाहर कहीं लड़ाई चल रहा है, तो कहीं न कहीं आप लोग के में भी के बीच में अनबन तो होगा ही ना। तो वैसे ही था कि इसका भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, ठीक है? इसका भी इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ रहा था। इस वजह से ब्रिटिश और फ्रेंच एक-दूसरे के अपोज़िट साइड हो चुके थे। तो ये इन लोगों ने जो वॉर लड़ा था ना, वो उस वॉर को हम लोग कर्नाटिक वॉर इसलिए कहते हैं, क्योंकि कर्नाटिक वाले रीजन में लड़ा था, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा चीज़, ये कर्नाटिक रीजन के लिए वॉर नहीं था, ये कर्नाटिक रीजन में हो रहा था, इसलिए इसको कर्नाटिक वॉर कहा जाता है। तो 3 वॉर इन्होंने लड़ा था 18th सेंचुरी में। फर्स्ट वॉर 1746 से 1748, सेकंड वॉर 1749 से 1754, थर्ड वॉर 1757 से 1763। तो चलिए शुरू करते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा, लेक्चर में बने रहना। पूरा का पूरा लेक्चर माइंड मैप के बेसिस पे मैं लेकर के आया हूँ। तो आई होप आप लोगों को बहुत बहुत मज़ा आएगा। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कर्नाटिक वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि कर्नाटिक पोर्शन में हुआ था ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, ठीक है? अब क्या था, जो फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स था, फ्रेंच का गवर्नर था वो जो है ना, उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया था कि उसको एम्पायर बनाना है शुरू से, कि उसको एम्पायर बनाना है, तो वो शुरू से कुछ थोड़ी-थोड़ी कोशिश कर रहा था और उसने यहाँ तक कि पता है क्या किया था? आप लोग यहाँ पे देखो, फ्रेंच गवर्नर जो था ड्यूप्लेक्स, 1742 में अपना एक्सपेंशन करने के लिए इंडियन सोल्जर्स को भी ट्रेनिंग देने लगा था, कि यार इन्हें भी ट्रेनिंग दूँगा और अपने आप को मजबूत करूँगा, ये लोग मजबूत होंगे, मेरे अंडर रह कर के फाइट करेंगे, मेरे अंडर में आ जाएँगे, ठीक है? जिससे मैं पावरफुल बन जाऊँगा। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीज़न क्या था? वो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। आपस उस लड़ाई में क्या था, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों अपोज़िट साइड में थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रेंच के कुछ शिप्स पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है? शिप्स के थ्रू कैप्चर कर लिया और उसके बाद उन्होंने कोशिश क्या किया, उनके पुंडीचेरी, तो गैस शुरू से ही फ्रेंच का जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहा ना, पुंडीचेरी रहा, वहीं पे उनका सबसे बड़ा सेटलमेंट था। तो उन्होंने पुंडीचेरी को टारगेट किया कि इसे करना है। अब ड्यूप्लेक्स का दिमाग हुआ खराब, क्योंकि ड्यूप्लेक्स आ गया टेंशन में। क्यों आ गया? क्योंकि इसके पास शिप नहीं था, ठीक है? और ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी हैवी शिप्स थे, बहुत मतलब पावरफुल थे वो लोग शिप्स में, ठीक है? तो मॉरिशस गवर्नमेंट है, फ्रेंच का ही गवर्नमेंट है, ठीक है? लाबर्डेनस जो था वहाँ का गवर्नर था, तो उससे वो शिप्स माँगता है, यार मुझे शिप्स दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ से मेरा पत्ता वो कट सकता है, ब्रिटिश मेरा पत्ता काट सकते हैं। तो इसको शिप्स भेजता है एंड देन ये जो है मद्रास कैप्चर कर लेता है ब्रिटिशर्स से, हरा देता है ब्रिटिशर्स को। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फिर भी हार नहीं मानते हैं, बोलते हैं यार इसने मतलब कैसे कर लिया? इसके पास तो था भी नहीं, मदद लिया। दोबारा से ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं। बट उसके बाद क्या होता है ना, ड्यूप्लेक्स और ये जो मॉरिशस गवर्नमेंट होता है उसमें थोड़ा अनबन हो जाता है, तो ये अपने शिप्स लेकर के चला जाता है, दोबारा फिर हेल्प नहीं हो पाती है। बट ब्रिटिशर्स जब नेक्स्ट टाइम दोबारा पुडुचेरी पे नेवल अटैक करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है? अब क्या होता है ना कि ब्रिटिश पहले ही दिमाग लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि जो वहाँ का नवाब है अनवरुद्दीन, कर्नाटिक रीजन का, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि यार देखो ना, ये लोग लड़ते-भिड़ते रहते हैं, इनको हटाओ यहाँ से। ठीक है? ये लोग पहले जाके हेल्प माँग चुके थे और अनवरुद्दीन को क्यों गए थे पता है? क्योंकि अनवरुद्दीन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके एरिया पे ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अनवरुद्दीन ने क्या किया, फ्रेंच को कहा कि यार तुम लोग ये जगह छोड़ कर के जाओ। ड्यूप्लेक्स को कहा कि तुम लोग जाओ यार, यहाँ पे क्यों इतना नौटंकी कर रहे हो? यहाँ पे जाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ड्यूप्लेक्स ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जाएँगे। यहाँ तक कि उसने ट्राई किया उसे मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है? नवाब को उसने कहा ना, अरे आप टेंशन मत लो, इस ये जो एरिया है ना, हम आप ही को देंगे एज़ अ गिफ्ट में, ठीक है? हम आपको एज़ अ गिफ्ट दे देंगे। ये पूरा एरिया आपका हो जाएगा। आप आराम से एकदम ऐश करना और हमें ट्रेड करने देना, ठीक है? नवाब समझ नहीं पाता और मना कर देता है। अब यार, अब था वो नवाब वहाँ का, बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। वो क्या करता है, अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेकर के अटैक करता है फ्रेंच की छोटी-सी आर्मी पे, ठीक है? अब आप देखो, ये छोटी-सी आर्मी इतनी बड़ी आर्मी को धूल चटा देती है, हरा देती है, ठीक है? और ये जो बैटल होता है, इसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ मलियापुर 1746, जिसमें अनवरुद्दीन को एक छोटी-सी फ्रेंच की आर्मी से हार झेलना पड़ जाता है। और ये जो वॉर था ना, इसने मतलब इंडियंस के का जो सच है ना, वो दिखा दिया कि इंडियंस में मतलब है क्या, बस दिखने के हैं इतने बड़े, है कुछ भी नहीं।
अब क्या हो, जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन था वो भी खत्म हो चुका था। तो वहाँ पे क्या था, पीस साइन हो चुका था, ट्रीटी ऑफ एक्सा चैपलिन, पीस ट्रीटी है कि अब लड़ाई वड़ाई नहीं होगा, अपना अपना रहो अच्छे से और काम करो। कर्नाटिक वॉर फिर यहाँ पे भी खत्म हो गया। बट इस वॉर ने, जो बैटल ऑफ मलियापुर हुआ था, इसने एक चीज इन लोगों को दिखा दिया कि जो इंडियन प्रिंसेस है वो वीक है। इनके पास बस दिखने की आर्मी है, बट इनका जो कॉन्फिडेंस और एबिलिटी पावर है, कैपेबिलिटी है, एकदम एकदम जीरो है। ठीक है। अब आता है सेकंड कर्नाटिक वॉर। सेकंड, अब देखो यार, इन लोगों ने ये चीज देख लिया कि यार इनके पास पावर नहीं है, तो ड्यूप्लेक्स तो शुरू से चाह रहा था एम्पायर बिल्ड करना। उसको मतलब कॉन्फिडेंस और मिल गया इस चीज को देख करके कि यार मैं इजिली अब एक्सपेंस कर सकता हूँ। आप देख रहे हो पूरा चश्मा वश्मा लगा के एकदम पूरा खुश है, पूरा एक्सपेंशन के लिए एकदम खुश है। तो अब मैं यार, लेकिन करूँ कैसे एक्सपेंशन? गाइस अब आप ही लोग सोचो, अगर आपको किसी से लड़ना है, ठीक है, जिससे आपका कभी लड़ाई भी नहीं है आपको, लेकिन लड़ना है, आप उसी एरिया में रह रहे हो, आपको कोई ना कोई रीजन तो चाहिए ना लड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह उठे सीधा जाके उसको मारपीट करने लगे, नहीं, कोई ना कोई तो रीजन चाहिए ही चाहिए। सॉरी गाइस। तो फ्रेंच ने, जो फ्रेंच था ड्यूप्लेक्स ने सोचा ना यार कि ये लोग आपस में ना, यहाँ के जो इंडियंस हैं, निज़ाम और जो भी आप लोग देखेंगे नवाब, ये लोग आपस में ना गद्दी के लिए लड़ते रहते हैं कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा मैं। तो क्यों ना इन्हीं के लोकल इश्यूज में घुस के किसी एक का साइड लेंगे, ठीक है, दोनों भिड़ेंगे, किसी एक को जिताएंगे और वो हमें ट्रेड करने के देगा, धीरे धीरे हम लोग पावर अपने अंडर कर लेंगे। इनका दिमाग में ये था। तो बस वही इसने किया। हैदराबाद में हुड़ मचा हुआ था निज़ाम बनने का, क्योंकि जो निज़ामुल मुल्क था वो डेथ हो गया था उसका। तो दो लोग थे, मुजफ्फर जंग और इसका सेकंड सन था नसीर जंग। ठीक है, सेकंड सन का बेटा था नासिर जंग और था मुजफ्फर जंग। तो फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग का साइड लिया कि हम इसे सपोर्ट करेंगे। अब यार ब्रिटिश तो खाली बैठेंगे नहीं, देखे यार ये सपोर्ट कर रहा है, कहीं ये पावरफुल ना हो जाए, कहीं इसको मदद ना मिल जाए, सब कुछ यहाँ के लोकल लोगों की तरफ से, हम भी सपोर्ट करेंगे। ब्रिटिशर्स ने नसीर जंग के सपोर्ट में अपना हाथ बढ़ाया। उसके बाद क्या होता है कर्नाटिक रीजन में? अब कर्नाटिक रीजन में क्या था, जो नवाब था ना दोस्त अली, उसका डेथ हो चुका था। यहाँ पे भी दो लोग थे, एक अनवरुद्दीन और एक सन इन लॉ था इसका चांद साहिब। ये चांद साहिब है। तो चांद साहिब को सपोर्ट मिला फ्रेंच का, और अनवरुद्दीन को तो ब्रिटिश का मिलना ही मिलना था, क्योंकि फ्रेंच से तो शुरुआत में ही भिड़ंत हो चुका है। तो इससे तो सोच भी नहीं सकते कि ये इसका सपोर्ट करेगा फ्रेंच अनवरुद्दीन का। अब फ्रेंच क्या करता है, बैटल ऑफ अंबूर में 1749 में अनवरुद्दीन को धूल चटा देता है और मार देता है। इसकी हो जाती है डेथ अनवरुद्दीन की। ठीक है। और इसका जो बेटा है अनवरुद्दीन का, मोहम्मद अली, वो त्रिचुन्नापल्ली भाग जाता है। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स के पास। अब फ्रेंच यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेंच की आर्मी क्या करती है, नसीर जंग को भी मार देती है और मुजफ्फर जंग को बना देती है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब हैदराबाद भी इनके कब्जे में आ गया और कर्नाटिक रीजन भी अब इनके कब्जे में आ गया। कर्नाटिक रीजन में अनवरुद्दीन को मार के इन्होंने चांद साहिब को बना दिया नवाब। ठीक है। और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बना दिया निज़ाम और इसको मार दिया। लेकिन मुजफ्फर जंग में क्या होता है ना, मुजफ्फर जंग आपसी भिड़ंत में के कारण मारा जाता है। उसके बाद सलाबत जंग को निज़ाम बना दिया जाता है हैदराबाद का। ठीक है। तब सलाबत जंग है और इस टाइम पे जो रूल कर रहा है ना, अब वो बुशी है, जो 7 साल के लिए आएगा। 7 साल का इसका टाइम पीरियड है बुशी का। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली कि फ्रेंच के पास कर्नाटिक वाला भी रीजन आ गया है और हैदराबाद वाला भी रीजन आ गया। यानी कि फ्रेंच यहाँ पे पावरफुल दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब ब्रिटिशर्स को ना ये सब देख करके ना बहुत गुस्सा आ रहा था, देख रहे हो पूरा गुस्सा हो रहा है, यार ये कैसे, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, इनको हटाना होगा। ठीक है। और फ्रेंच क्या मिलिट्री सपोर्ट दे रही थी नॉर्दर्न सरकार से, तो ब्रिटिश ये सब देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि साउथ इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते थे। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के पास एक ही स्ट्रेंथ था। रिमेंबर करो, मैंने अभी बताया इस क्लास से जस्ट पिछले वाले स्लाइड में कि जो मोहम्मद अली नूरुद्दीन का जो बेटा था, ठीक है, मोहम्मद अली, वो तिरचुरापल्ली भाग गया था। तो ब्रिटिशर्स के पास था, वो ब्रिटिशर्स के पास एक स्ट्रेंथ है कि यार किसी को हटाना है और इसको यहाँ पे गद्दी पे बिठाना है, बाकी सब तो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। एक पपेट रूलर तो चाहिए ना, ताकि वो लोकल लोगों से डील कर सके हमारे लिए, क्योंकि हम तो ठहरे बाहर के, कितना भी करेंगे तो यार ये जितने अच्छे से कर सकता है और हमारे करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये पता है इसको, यहाँ के इशूज़, यहाँ के लोकल लोग का क्या कल्चर है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। तो क्लाइव को बुलाते हैं, जब भी मुसीबत में पड़ते थे लोग, मैक्सिमम टाइम्स आप देखना हिस्ट्री में क्लाइव को ही बुलाएंगे। क्लाइव आता है, बोलता है मैं एक प्लान बनाता हूँ। एक प्लान बनाया। अब यार प्राइवेट कंपनी है मानता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कि कोई भी बंदा कुछ भी आगे कर ले, अप्रूवल तो चाहिए, अप्रूवल है, बुलाया ही है इसलिए इसको अप्रूवल दे दिया आसानी से। ये कहता है कि मैं अटैक करूंगा आरकोट में और हम लोग जीतेंगे नहीं, बस
जानबूझ के लड़ाई को ना बड़ा बहुत लंबे समय तक खींचेंगे, ताकि ऐसा टाइम आए ना कि जब फ्रेंच पूरा अपना फोर्स यहाँ पे लगा दे और एक जगह खाली हो जाए, वहाँ पे जाके हम लोग अटैक कर देंगे, उसके बाद वो एरिया हमारे कब्जे में। ये दिमाग लगाता है, डाइवर्जन टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं। 53 डेज तक कंटिन्यूड लड़ाई करता है और फ्रेंच धीरे धीरे अपनी सारी आर्मी इस एरिया पे भेज देती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये जो चांद साहिब जो होता है ना, फ्रेंच का सपोर्ट तो इसी को होता है, इसको बना देता है, चांद साहिब पे अटैक कर देते हैं जब ये अकेला पड़ जाता है, और मोहम्मद अली को नवाब बना देते हैं कर्नाटक का। तो नवाब यानी इन लोग कर्नाटक को पहले टारगेट किए, जहाँ पे चांद साहिब बैठा हुआ था। इन्होंने आसपास के एरिया पे अटैक किया, ये लोग वहाँ पे सब कुछ लेके पहुंच गए। इन लोग ने दिमाग लगाया नहीं कि यार ये तो अकेला पड़ गया, इसको आगे पील देंगे, और इन्होंने आके इसको पीला और मोहम्मद अली को नवाब बना दिया कर्नाटक रीजन का। तो आप लोग देख सकते हो कि अब जो कर्नाटक वाला पोर्शन है, यानी कर्नाटक रीजन है, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स के पास आ चुका है। अब ये जो सेकंड कर्नाटिक वॉर था, ये क्वेश्चन पता है प्रीलिम्स में बन सकते हैं, यहाँ से गारंटी आप लोग उठा कर देख लेना, प्रीवियस ईयर यहाँ से आया है कि कर्नाटिक वॉर कैसे खत्म हुआ, अनऑफिशियल था या ऑफिशियल था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सेकंड कर्नाटिक वॉर अनऑफिशियल था, एक्चुअल पीस साइन किया गया, ठीक है, और फ्रेंच ने ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया, ठीक है, ड्यूप्लेक्स को वापस बुला रहा, गोडही को भेजा, और इसने पीस ट्रीटी साइन किया, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी कहते हैं। और इस ट्रीटी में कहा गया कि अब कोई भी लोकल इश्यूज में इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इनके इंटरनल मैटर्स में इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अब क्या, फाइनली फ्रेंच के पास हैदराबाद बचा और ब्रिटिशर्स के पास कर्नाटक रीजन आ चुका है, ठीक है। तो ये था सेकंड कर्नाटिक वॉर। अब हम लोग आगे आते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर। ये तो थर्ड कर्नाटिक वॉर था नहीं, ये ऑफिशियल वॉर था, ठीक है। यूरोप में 7 ईयर वॉर फिर से शुरुआत हो चुका था, फ्रेंच और ब्रिटिश फिर से अपोजिट साइड में थे। तो इस बार फ्रेंच भी थे कि यार अब हमें भी कुछ करना होगा, हम पीस पे पीस कर रहे हैं, ये लोग बार बार हम ही से भिड़ रहे हैं, बुलाओ किसी को। बुलाते कॉन्टे डी लैली, जानबाज मसीहा भी इसको कहा जाता है, आई मीन तबाही का मसीहा। आप लोगों ने भी देखा है, मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है। कॉन्टे डी लैली आता है तबाही का मसीहा। ये आते के साथ क्या करता है ना, इनका एक फोर्ट होता है, डेविड फोर्ट, उसको कैप्चर कर लेता है। उसके बाद सोचता है कि अब मैं मद्रास में कैप्चर करूंगा, मद्रास में भी अटैक करता है बट फेल हो जाता है। अब आप एक बार जब एग्जाम में फेल हो जाते हो ना, तो आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और इंसान फ्रस्ट्रेशन में ही ना सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। इसने गलती क्या किया पता है, इसने बुशी को बुला लिया। अब जहाँ से बुशी को बुलाया वो एरिया फिर से कमजोर पड़ गया, क्योंकि यार मेन आदमी को ही आपने बुला लिया, राजा को ही बुला लिया, तो प्रजा क्या कर लेगी। तो अब क्या होता है, हैदराबाद वीक पड़ जाता है, हैदराबाद में बुशी था, वीक पड़ जाता है। ब्रिटिश का फायदा उठाते हैं और नॉर्थन सरकास वाले एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। बुशी फिर भी लगातार बैटल को दृढ़ता से लड़ते जाता है, ठीक है, बट बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हारता है। और बैटल ऑफ वंडी वॉश में 1760 में फ्रेंच आर्मी वॉश आउट हो जाती है, और फाइनली जो फ्रेंच का सपना था, ठीक है, एम्पायर बिल्डिंग का, वो खत्म हो जाता है और ब्रिटिश का शुरू हो जाता है। अब ब्रिटिश जो है पुंडीचेरी ब्रिटिश के पास में आ जाता है, क्योंकि जो एरिया था मद्रास वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है और ये जो फाइनली कंट्रोल है फ्रेंच के पास आ जाता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा कि इन लोगों ने देख लिया था कि यार जो प्रिंसेस है ना, इंडियन प्रिंसेस काफ़ी कमज़ोर है, आर्मी तो बहुत बड़ी है, लेकिन कैपेबिलिटी एकदम जीरो, एबिलिटी एकदम जीरो, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इनके आपस में। ये आपस में लड़ते थे ना, तो लोग ब्रिटिशर से हेल्प मांगने चले जाते थे, यार ये है चलो यार मदद करो, कहने कि बढ़ावा इन्होंने दिया ना ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश को सिर पे चढ़ाने लग गए आपस में ही लड़ भिड़ करके। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फ्रेंच का फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बहुत स्ट्रांग नेवी थी। हमने देखा शुरुआत में उन्होंने नेवी से ही अटैक किया था, सोल्जर्स भी उनके पास काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ तक कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी में जब उन्होंने बंगाल जीता, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स ये लोग सप्लाई कर रहे थे वॉर के टाइम पे, तो कमी नहीं होता था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट में तो हर चीज़ जल्दी जल्दी होता है, आपको पता है। और फ्रेंच गवर्नमेंट कंपनी ठहरी, कितना स्लो, कुछ भी करना है तो 10 गो पेपर करवाओ, ये करवाओ, देन फाइनल रेटिफिकेशन मिलता है। ब्रिटिश के तीन स्ट्रॉन्ग, इनका सबसे बड़ा जो दिमाग था ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये था ना कि इन्होंने कभी भी एक जगह फोकस नहीं किया। इन्होंने हमेशा देखो फोकस मतलब ऐसे किया कि इंडिया है अगर ये, तो उसको 3 जगह से घेर के रखा कि अगर एक जगह वॉर चल रहा है ना, तो हमारा 2 जगह का बिजनेस चल रहा है, वहाँ से पैसा हमारा बन रहा है, तो वो पैसा हम यहाँ पे सप्लाई करते रहेंगे। तो वो 3 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। अगर एक एरिया भी बिजी है तो बाकी 2 जगह से इकोनॉमिक सप्लाई हो रहा है, यानी इनका जो पैसा का दिक्कत था ना वो कभी हुआ नहीं। लड़ाई भी चल रहा है यहाँ से, अपने इकोनॉमी भी अपना इनका अच्छा खासा चल रहा है। फ्रेंच का सिर्फ एक ही था, पुंडीचेरी, एक ही जगह अपना गांठ बांध के बैठे हुए थे, यार मेरा पुंडीचेरी है, पुंडीचेरी है, गया पुंडीचेरी, गए फ्रेंच। तो ब्रिटिश का जो था ना कि इनके पास लोग भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, क्लाइव थे, लॉरेंस थे,
और भी बहुत लोग थे। फ्रेंच के पास कॉन्टे डी लेली जैसे गिने चुने लोग थे। और मैंने जब ये आपको बताया बैटल ऑफ प्लासी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा माइंड मैप के थ्रू बताया। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेना, प्री या मीन्स जो भी है, आप डेफिनेटली कर पाओगे, बहुत ईजी है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बस वही कहना चाहूँगा। बाय।